मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि 60 साल से ऊपर जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं, जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं, उन लोगों को जैसे कि दूसरी स्टेटों में पेंशन दी जा रही है, उन मजदूरों को पेंशन दी जाए। बाकी जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं, गवर्नर साहब एक उनका ध्यान गरीबों की ओर है। मैं कहता हूँ कुछ काम उन्होंने अच्छे किए हैं, लेकिन मैं गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर ड्यूटी गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कि जितनी भी सरकारी स्कीमें जो हैं, जो मजदूरों के लिए बनी है, जो किसानों के लिए, जो गरीब आदमियों के लिए बनी है, उनका लाभ जो है उन लोगों तक पहुँचे। और ये तमाम जितने भी सरकारी महकमे हैं, उन पर नजर रखी जाए और उन लोगों को हिदायत दी जाए कि सरकारी स्कीमें जो गरीब आदमी के लिए बनी है, उन स्कीमों का लाभ उनको जल्द से जल्द मिले। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, स्वागत है आपका राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं, तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं इंटेक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश सुंद्रियाल जी से। आज हम पहुंचे हैं उनके आवास देहरादून में, क्योंकि जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरे देश का भ्रमण इन्हें करना पड़ता है। तो अभी हाल ही में श्रीनगर गए थे और जैसे कि श्रीनगर के बारे में बताया जाता है, कश्मीर के बारे में बताया जाता है, कि वहाँ की जनता के बारे में बताया जाता है, तो ये वहाँ पे होके आए हैं, तो हमारे से बेटर इन्हें वहाँ के हालात का मालूम है। तो जानते हैं दिनेश सुंद्रियाल जी का श्रीनगर का सफ़र। जी नमस्कार दिनेश सुंद्रियाल जी। नमस्कार भाई। दिनेश सुंद्रियाल जी, जैसे कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंटेक कांग्रेस के, और आप जगह जगह जाते हैं, जैसे पंजाब हो गया, आसाम हो गया, मणिपुर हो गया, पूरे राष्ट्र में जाते हैं। अभी हाल ही में आप कश्मीर का दौरा करके आए हैं, तो बताया जाता है कि कश्मीर में टेररिज्म अब भी उतना ही है या नहीं है। जैसे धारा 370 हटी तो बताया जाता है अमन चैन है वहाँ पे, तो क्या प्रतिरूप है? वहाँ का टेररिज्म इतना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपसी जो लोगों की रंजिश हैं, जैसे छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो उन्हें टारगेट करते हैं, नेता को टारगेट करते हैं, आम पब्लिक को या आम जनता को टारगेट नहीं करते, क्योंकि उनसे कोई मुद्दा ही नहीं। आम जनता से किसी रिक्शा वाले को मार के थोड़ी कोई हवाबाज बन जाएगा। किसी नेता को मार के हवाबाज बनता है, किसी अच्छे नेता को मार के तब आवाम जागती है, आवाम उसके खिलाफ जाती है सरकार के, ताकि वो उस बंदे को छेड़ते हैं जिसकी आवाज़ दिल्ली तक पहुँचे, गवर्नर तक पहुँचे, जम्मू तक पहुँचे, उन लोगों को छेड़ते हैं। और वहाँ का एक मैं आपको दिखाऊँ, मैं तो 2-2.5 साल से लगातार वहाँ के टच में हूँ, कि हम लोगों से बढ़िया वहाँ पर, मैंने पहले भी एक बार कहा था आपके इंटरव्यू में, एक बार जाएं लोग बात जाके देखें कि वहाँ की हकीकत क्या है। उन लोगों को लूटा गया, उन लोगों के साथ जो है बेइंसाफ़ी की गई है, और सरकार ने जो कहते हैं कि साहब 15 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, 15 लाख रुपये देंगे, जनता का छलावा करते हैं, जनता के साथ, गरीब आदमी के साथ, मजदूर के साथ। जैसे कि हम कहते हैं कि कश्मीर भारत का एक अंग है। अरे अगर अंग है, भारत का अंग है, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कहना चाहूँगा, तो आपने उनको अछूता क्यों रखा? जो वादे पहले किए गए उन लोगों से, आज तक कोई भी उनसे वादा पूरा नहीं किया। अभी जो इनका स्मार्ट मीटर का जो चला है चक्कर, ये पूरे देश में ये कंपनी किसकी है? ये कंपनी अमित शाह के लड़के की है। आपने करोड़ों अरबों रुपए कंपनियों में खर्च करके गरीबों के घर से पैसा निकालने का काम किया आपने। इतने वहाँ पर जो आपने ये मीटर को जो लगा रहे हैं, कि इतनी उनकी आमदनी नहीं है जितना मीटर का बिल आ रहा है वहाँ पर। एक गरीब आदमी की मुश्किल से 300-400 रुपये रोज़ की दिहाड़ी है, सब्जी बेचने के ऊपर। ये छोटे छोटे कारोबार है वहाँ पर, बहुत छोटे छोटे कारोबार हैं। उन लोगों के 300 या 400 रुपये की आमदनी नहीं होती, वो बच्चों को पालें या बिजली का बिल दें। एक समस्या ये है। दूसरी समस्या थी उनके लिए एक महंगाई बहुत बड़ी चीज़ है। एक उनके सामने महंगाई आप लगाइए कि आज से पहले वहाँ के गवर्नर जगमोहन रहे वहाँ पर, उन्होंने वहाँ के लोगों से, जो डल झील में लोग थे बोट हाउस में, उन लोगों से वादा किया था, आप डल झील छोड़ के बाहर आएँ, बाहर आप यहाँ पर कॉलोनियों में आपको हम आवाज़ देंगे, आपको ज़मीन देंगे, आपको बिजनेस देंगे, आपको हम रोज़गार देंगे। कहाँ है वहाँ का? कभी आप लगाइए कितने साल पहले जहाँ एक परिवार को एक मल्ला मकान दिया था, उस मकान में आज की तारीख में
उस समय 2 मियाँ बीवी थे, आज उनके यहाँ 4 परिवार हो रहा है। एक कमरे के अंदर 10-10 आदमी, 12-12 आदमी गुजर बसर कर रहे हैं। हालात वहाँ के दिखाने में और देखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन जैसे दिनेश सुंदरल जी, अभी वहाँ की बहुत सारी कॉलोनियाँ ऐसे हैं, जैसे कि बोटमैन बेमिना कॉलोनी है, मंसूर कॉलोनी है, LIG कॉलोनी है। तो यहाँ इनको तो प्लॉट दिए गए होंगे, क्योंकि 30 से 35 हज़ार लोगों की इनकी आबादी है, और सरकार ने इनसे वादा भी किया था कि आप डल लेक छोड़िए, और प्लॉट तो दिए गए होंगे। देखो, आपको मैंने देश को कई बार वहाँ की वीडियो मैंने भेजी, लाखों लाखों लोगों की, हज़ारों हज़ारों मजदूरों की, बहनों की, हमारी माताओं की, किस तरह। अब आप लगाइए, अगर आप पे 300 रुपये आपकी आमदनी, आज सब्जी बिकी है, आपको आड़ती को भी देने हैं, आड़ती के 250 रुपये हो गए, 50 रुपये आपका कमीशन हो गया। अब उन 250 में आड़ती को दोगे या बिजली का बिल भरोगे? ये 50 रुपये जो भरे, मतलब ये लगाइए उनको एक सोचना पड़ता है कि शाम की सब्ज़ी क्या बनाएं, और मजदूरी कहाँ निकालें, या बच्चों की फ़ीस भरें। आज आप जो अभी मैंने सुना था, अभी पीछे मैंने देखा टीवी में, महबूबा मुफ्ती बिहार गई नीतीश जी के इलाके में। नीतीश जी ने बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज जब ऐसी बात उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती, महबूबा मुफ्ती के मुंह से, कि आप आइए, अमरनाथ की यात्रा है, हम वहाँ के लोगों से हम कहेंगे कि वहाँ पे जमहूरियत दिखाइए, कश्मीरियत दिखाइए। मैं महबूबा मुफ्ती जी से, गृह जो मुख्यमंत्री रही हैं कश्मीर की, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इन्होंने वहाँ के नौजवानों के साथ, वहाँ के अवाम के साथ कौन सी जमहूरियत दिखाई, कौन सी कश्मीरियत दिखाई? आपने सिवाय हाथों में उनके पत्थर धोए, आपने उनको आतंकवादी के रास्ते में धकेला। आप एक कुर्सी के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आपके टाइम के जो बंदे बंद हैं जेलों में, आज तक वो जेलों में हैं। आपने सिवाय कश्मीर को उजाड़ने के सिवाय, महबूबा मुफ्ती, आज आप, कल तक तो आप मोदी के साथ थे सरकार में, अब भारत जोड़ो यात्रा में फिर हमारे राहुल जी के साथ रहीं। आपको सिवाय आपके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, आपको एक कुर्सी का लालच है। इस कुर्सी के पीछे अगर आप कश्मीर के लोगों के लिए कुछ सोचते, तो तब सोचते जब जगमोहन जी ने ये कुछ लोगों से वादा किया था कश्मीर की कॉलोनी के लिए, जो आ रहे हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं, उनके रोज़गार के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही थी कश्मीर के अंदर, कितना फिल्मी स्टार आ रहा था। ये तो आपके हाथ में, आपने तब कुछ नहीं किया। आज यहाँ बिहार में आके कश्मीरियत दिखा रहे हैं आप। आपको दिखानी थी तो कश्मीरियत, जमहूरियत यहाँ दिखाते ना, श्रीनगर में, कश्मीर में। आपने यहाँ तो कुछ नहीं दिखाया। आपने सिवाय अपने कार्यकाल में आपने सिवाय कुर्सी, और अब भी आप कुर्सी की लालची हैं। आप तो जड़ श्रेणी की सुरक्षा में चलती हैं। वहाँ का आवाम कौन सी सुरक्षा में चलेगा? वहाँ का जल झील का नाव वाला कहाँ जाएगा? आज उनको निकाल के आपने ऐसे बाहर कर दिया जैसे पानी के अंदर मच्छी को बाहर निकालते हैं। आज ना वो घर के रहे ना घाट करे। वहाँ का व्यापार अखरोट का था, वो बंद हो गया। अखरोट का बाहर मोदी जी बाहर विदेश से मंगा रहे हैं। जो भी काजू वगैरह जो थे वो सब बाहर से आ रहे हैं। तो वहाँ की तो आपने एक तो कारोबार ख़त्म कर दिया। आप लगाइए कहाँ कारोबार जा रहा है। देखिए आप वहाँ के हालात देखिए, एक बार जाए, मैं तो अभी होकर आप 2-2.5 साल से उधर ही जा रहा हूँ मैं। तो आपके यहाँ से आप टीवी में कुछ और ज़मीनी हकीकत में कुछ हो रहे हैं। लेकिन 370 हटने के बाद तो बताया जा रहा है कि रोज़गार वहाँ पे सुचारू रूप से चला है, और ये भी बताया जाता है कि वहाँ के लोग 370 हटने के बाद बहुत खुशहाल हैं। ये खुशहाल आपके कैमरे तक सीमित है, आपके टीवी चैनल तक ही सीमित है। जो लोग बाग देश को भ्रमित करने में लगे हैं, देश को गुमराह करने में लगे हैं, लाखों करोड़ों मजदूरों को गुमराह करने में लगे हैं, आप उनसे पूछें ना हकीकत क्या है। हकीकत हम लोग मजदूर की लड़ाई लड़ते हैं। मजदूर बिहार से भी आता है, छत्तीसगढ़ से भी आता है, सबसे ज़्यादा बिहार से आता है। अगर बिहार में रोज़गार होता तो उनको निकलने की जरूरत क्या आती है? कश्मीर में जो मजदूर मरे हैं, बिहार के ज़्यादा मरे हैं। आप लगाइए, उनके लिए क्या कर रही हैं आप जम्मू में, कश्मीर में आप जाइए। आप हमारे यहाँ अभी अमरनाथ की यात्रा भी चालू है। अभी हमारे यहाँ वैष्णो दरबार में देखिए आप, आपकी सरकार ने, आपके गवर्नर शासन ने तो हाथ पैर बांध दिए। अगर एक घोड़े वाला कहीं उसका घोड़ा गलती से कहीं बाहर सड़क पे आ गया तो 2,500 रुपये तो जुर्माना देना है। तो ये चीज़ें आपने वहाँ को, मजदूरों को निचोड़ कर रखा है। आपने जब से गवर्नर शासन चला है
जो अंकुश लगना था अधिकारियों पे वो अंकुश नहीं लग रहा है, वो बेलगाम के घोड़े हो चले हैं। करोड़ों रुपए जो आ रहा है सरकार का गवर्नर के हाथ से, वो खाली कागजी कार्रवाई हो रही है, प्रैक्टिकल ज़मीन पे कुछ नहीं है वहाँ पर। आप उनके हॉस्पिटल में जाइए, अगर आप एक बार दौरा करें हॉस्पिटल में, अगर कोई डॉक्टर मिल जाए तो मुझे आप बताना आप। अच्छा, जैसे कि बताया जाता है कि कश्मीरी जो हैं अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं और इस मांग को लेके वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। हिंदू जो मंदिर हैं उनको तोड़ रहे हैं, उनको फोड़ रहे हैं और जो वहाँ पे हिंदू हैं उनके साथ गलत बर्ताव करते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके टीवी चैनल की, अरे ये रूबिका ले आकर जो हैं चैनल वाले या जो भी हैं कश्यप ओम कश्यप क्या है, ये इन लोगों को जो करोड़ों रुपए के इनको विज्ञापन मिलते हैं, लाखों मिलते हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक लाखों कोरोना के टाइम पर मजदूरों को मार देते हैं, मरीजों को मारते हैं, ये वहीं तक सीमित हैं। मैं खुद मंदिर में होकर आया हूँ, वहाँ के पुजारी से मिला हूँ, पुजारियों से बात करके आया हूँ। ऐसा वहाँ बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ना मंदिर टूटा है, मंदिर की एक दीवार भी नहीं टूटी है। मैंने देखा मंदिर के बाजू में वहाँ के हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे पंडित जी हैं, जो पंडित जी हमारे 36 साल से मंदिर में हैं। सबसे बड़ा शंकराचार्य का मंदिर है। लाल चौक में मैंने प्राचीन मंदिर देखा, हनुमान जी का मंदिर देखा, उनके हमारे पंडितों से बात हुई वहाँ के। ऐसा कुछ नहीं है, सब ये टीवी तक के ये हवा बनाया जा रहा है। हवा इसलिए बनाया जा रहा है, वहाँ पर देखिए आप, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। वहाँ बहुत प्यार मोहब्बत में रह रहे हैं, प्यार मोहब्बत से लोगों को, जो मोहब्बत वहाँ के लोगों में है, एक बार जाएं आप, मेरी बात पे भी मत जाए आप किसी पे, कि आप वहाँ जाके उनसे मिलें, तब आपको पता लगेगा कश्मीर के लोग कितने भले आदमी हैं और कितने मतलब एक दिल अजीज जरा मतलब मुलायम दिल का, मतलब एक ऐसा लगता है जैसे हम लोग अपने घर में हैं। हमें आपसे कुछ नहीं लेना, हमने आपको कुछ देने दिया। मैं जो हकीकत है वो हकीकत बता रहा हूँ, और जो भी सच्चाई होगा मेरा मजदूर जाए, लेकिन सिर्फ मजदूर का जो है, ये लोग वहाँ में एक इन लोगों ने काम कर रखा है। अगर कोई पहले पूछते हैं आप भाजपा के हैं, किसके हैं, अगर बीजेपी का होगा तो उसको फैक्ट्री में काम मिलेगा, अगर बीजेपी का नहीं है तो नहीं मिलेगा। क्या इनसे एक बार मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल से, कि कांग्रेस की सरकार ने क्या कभी किसी को पूछ के नौकरी दी? आप कहीं भी रहें, किसी धर्म में रहें, किसी जाति में रहें, कांग्रेस ने कभी किसी से ये नहीं पूछा। आप वोट कहीं दें, सपोर्ट कहीं करें, आपको रोज़गार चाहिए, रोज़गार का उन्होंने रास्ते खोले हैं। और ये कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया, क्या इनके बाप ने किया 1947 में? जो आज देश में जो दे रहे हैं, जो बाढ़ की तरह तराई हो रही है, ये सिर्फ मोदी ने सारे जितने भी बिठा रखे हैं, ये देश को जो बनाना चाह रहे हैं, जो बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं देश को, ये कठपुतली कुछ लोगों के हाथों में खिलवाड़ बने हुए हैं, बड़े बड़े उद्योगपति करोड़पति के हाथों में देश को बेचने की इनकी एक साजिश है। और ये देश की साजिश क्या कि जिस स्कूल में पढ़े हैं वहाँ देश को बेचने की साजिश का ही कॉलम पढ़ाया जाता है, और कुछ नहीं है। भाईचारा इन लोगों ने ख़त्म कर दिया पूरे देश के अंदर। दिनेश जी, यहाँ पे एक सवाल बनता है, इंटेक कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन, और ट्रेड यूनियन में जो भी मज़दूर होते हैं या इंडस्ट्री में काम करने वाले लेबर होते हैं, हर तबका आता है, और आप इसी ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आपके द्वारा मज़दूरों के हक़ में क्या आवाज़ उठाई गई है कश्मीर की जनता के लिए? देखिए, मैं आपसे एक बहुत स्पष्ट बात कर दूं। पहली बात तो हिंदुस्तान के अंदर ट्रेड यूनियन ख़त्म हो गई है, कोई ट्रेड यूनियन रही नहीं, क्योंकि कुछ जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं, उन लोगों ने मजदूरों का चंदा खा खा के ट्रेड यूनियन का नाम ही ख़त्म कर दिया है। एक इंटक का नेता बन गया तो वो 40 साल से हटा ही नहीं, 50 साल से लगातार चला आ रहा है। वो खाए जा रहा है मजदूर को, जो दिमक लग जाती है पेड़ पर तो लकड़ी को खाती है, वो किसी मट्टी को और पत्थर को नहीं खाती। ये जो देश के अंदर इंटक के नेता थे, जैसे उनके बड़े ने खाया, आज वो 97 साल का बैठा है इनके ऊपर देश के अंदर। हम पूरे देश के अंदर भ्रमण कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि नहीं हमारा मजदूर कहीं बेरोजगार ना रहे, अपने रोज़गार से वांछित ना रहे। हम लोग जहाँ भी हिंदुस्तान के कोने कोने में जा रहे हैं, अभी हम लोग अरुणाचल प्रदेश में गए ईटानगर में, हम लोग आसाम में हैं तेजपुर में, तो ये ट्रेड यूनियन तो ख़त्म ही हो गई। पहले ट्रेड यूनियन उनकी होती थी जो सरकार के कर्मचारी होते थे, सरकार में शामिल होते थे, उनका रजिस्ट्रेशन होता था, उनकी एम्प्लॉयज यूनियन के अंदर एम्प्लॉयज इनके एक रजिस्ट्रेशन होता था, तब वो ट्रेड यूनियन के मेंबर बनते थे।
अब जिसको चाहे पर्चा उसको दे दिया, वो कोई ठेली वाला हो, मूंगफली बेचने वाला हो, जिसका ट्रेड यूनियन से दूर तक नाता नहीं है, जिसको ABCD मालूम नहीं है ट्रेड यूनियन की, उसको उठा के पर्चे दे रहे, तो रह कहाँ गई अब तो जो खाना था खा गए ये लोग ट्रेड यूनियन के नाम से। लेकिन आप तो आज भी ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माने जाते हैं, इंटेक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माने जाते हैं। अब मुझे मानता रहे कोई मानता रहे, मैं तो अब देखो सुनो, हम लोग क्या है कि जो गरीब तबका है इसको लेकर चल रहा हूँ। जो गरीब तबका है जिसका कोई नहीं, उसकी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, चाहे यहाँ की लड़ाई हो, चाहे जम्मू की हो, चाहे मेरी आसाम की हो, चाहे मेरे पंजाब की हो, कहीं भी हो। पीछे इन लोगों ने यूनियन को आप लगाइए कहाँ के ट्रेड। आप मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के अंदर जो कोल डिपो है, जिस कोल डिपो के अंदर हजारों लाखों आज हमारे मजदूर काम करते थे, वहाँ डायरेक्टर कौन है? RSS का है। आप छत्तीसगढ़ में जाइए, वहाँ पे कौन है? सब आप जो G20 बन रहा है वो किसका है? G20 में सारे इनके लोग शामिल हो रहे हैं। आप श्रीनगर में G20 लगाए इन लोगों ने, वहाँ का जो है चौपट कर दिया कि जो होटल्स के व्यापारी थे, खाने वाले जो होटल में रुकने वाले पर्यटन जो आने थे वो बंद कर दिए। तो ऐसा ट्रेड यूनियन का तो मामला ही ख़त्म हो चुका। अब तो ये है कि अपना डपली अपने राख जो थोड़ी बहुत रही है, जो यूनियन के नेता हैं वही बिकने वाले हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो अधिकारी से बिक रहे हैं। तो अब तो ट्रेड यूनियन नाम की है। अब आप लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता और सबको मालूम भी है कि जो मजदूर को मिलना चाहिए, जो मजदूर के थैले में और बैंक में जाना चाहिए, वो ठेकेदार और ट्रेड यूनियन के घर में और खाते में जा रहे हैं पैसे। तो ये तो सीधा सीधा आपका कहने का मतलब है कि कांग्रेस की ये कहीं ना कहीं नाकामयाबी है कि ट्रेड यूनियन में इस तरीके के भ्रष्ट नेताओं को इन्होंने जो शामिल किया। कांग्रेस को पहले ये सोचना चाहिए कि इसकी कोई लॉन्ग लाइफ नहीं है कि पूरे आजीवन भर जिंदगी भर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। एक उसका पीरियड होता है हर साल का, 3 साल का। अब तुम घर में बनाओ, घर में 10 आदमी चुनाव करा लो, उसको जो बन जाओ, जाके वहाँ पे कुछ चमचे इनके ऐसे होते हैं जो हाई कमान में जाकर कान में फूंक मारते हैं कि साहब ये अच्छा हुआ। हम लोगों ने अभी दिल्ली के अंदर तिवारी भवन में पूरे हिंदुस्तान के प्रतिनिधि आए थे, प्रतिनिधियों को हमने सम्मेलन कराया, सबके हाथ खड़े कराए। अगर अब भैया आपको जोन सा चाहें आप नेता चुने, अध्यक्ष चुने, और वो आपके हाथों में है। ये पूरी समिति तय करती है इनको आगे लेके चलना है अध्यक्ष को, या कोई और नया रिपीट करना है। तो वो तो जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं और इनके बाईकाट डेलीगेट होते हैं, डेलीगेट की मीटिंग होती है, उसमें निर्णय होता है डेलीगेट की मीटिंग में। ये नहीं कि घर में बैठ के कोई उसको हाथ खड़े कर दो, उसको अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। तो ऐसा इन लोगों ने अपने संजय भाई कोतवाल तो डर कहें का। अब आप लगाए चालीस एक कौन, मैं तो नाम भूल गया, छत्तीसगढ़ का कोई था, तो उसको ना वो AICC का मेंबर है, ना कभी हमारे वो पार्लियामेंट को मेंबर है, ना वो कांग्रेस में कहीं। वो अपना आपको कह रहे साहब मैं ये छत्तीसगढ़ में G20 की मीटिंग में उसका नाम दे दिया। तो अब यहाँ पे एक सवाल और बनता है दिनेश सुंदरलाल जी कि राहुल गांधी जी एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पूरे भारत को एक समान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो उनका घर है यानी कि कांग्रेस पार्टी, उसी में इस तरीके की फूटबाजी हो रही है। तो क्या राहुल गांधी इस चीज़ को लेके इन कमियों को सुधार पाएंगे या नहीं? नहीं, ये कमियां सारी सुधरेंगी, ऐसे नहीं है कमियां नहीं सुधरेंगी, कमियां सारी सुधरेंगी। जो भी हम लोग जिन जिन प्रदेशों में, जिन जिन क्षेत्रों में चल रही है यूनियन, उसको मजबूत करके और वहीं हम लोग चुनाव करा रहे हैं। उनका चुनाव करा के उनको नए प्रतिनिधि के रूप में आगे ला रहे हैं, डेलीगेट के रूप में। ताकि हमने भी एक रखा लक्ष्य, जो मध्य प्रदेश हो, चाहे हमारा पंजाब हो, चाहे हमारा राजस्थान, हम लोग जो मेंबरशिप भर रहे हैं हम लोग, उनके बीच में से डेलीगेट निकलेंगे। उन डेलीगेट के माध्यम से ही प्रदेश के अध्यक्ष बनेंगे। उनके जैसे ही आगे जगह हम जो है ऊपर दिल्ली में हाई कमान को भेजेंगे। हम जो लेबर मिनिस्ट्री में नाम भेजते हैं, हमने जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई है सब लेबर मिनिस्ट्री को दिया है। मैंने खड़गे जी को भी हमने लेटर दिए, यही AICC को भी दिए हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं कि हमारा मजदूर मजबूत होगा तो कांग्रेस मजबूत बनेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट बैंक हमारे मजदूर भाइयों का है। आज भी जिस तरह किसानों की तरफ देख रहे हैं हमारे राहुल जी, देखिए परसों रोहतक में गए, उसके बाद अभी हमारे कहीं भी हो मजदूर की बात करते हैं, मजदूर के साथ लेके चल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में आज भारत नहीं, देश का विभिन्न मजदूर भी और किसान भी जुड़ा है राहुल जी के साथ। राहुल जी जब श्रीनगर पहुँचे तो वहाँ का आवाम इतना इकट्ठा हुआ कि राहुल जी यहाँ पर आए हैं। ये देश इकट्ठा होकर जुड़ेगा और 2024 में तो हम लोगों की पूरी तैयारी है।
हर क्षेत्र से, हर प्रदेश से, हर गांव से। हम तो गांव-गांव में जाकर अपनी कांग्रेस का झंडा बुलंद करके राहुल जी के नेतृत्व में जो हमारा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, अब मेरा यही एक लक्ष्य रह गया कि मैंने अभी पिछली बार जो कश्मीर में गया श्रीनगर में, मैंने वहाँ से एक हम लोगों ने एजेंडा तय किया था, वहाँ के जम्मू की भी कमेटी थी प्रदेश की, कि आप लोग और श्रीनगर के भी हमारे अब्दुल वाहिद वगैरह, शौकत भाई वगैरह तो सब लोग थे कि हम लोग यहाँ से श्रीनगर से हम ये वचन करते हैं कि ये हम लोग मजदूरों का मसला हम कन्याकुमारी से शुरू करके श्रीनगर तक हर देश में, प्रदेश में, हर गांव में इसको पहुँचाएँ, ताकि मनरेगा को जो लोग बाग इस मनरेगा से वांछित हैं, उस मनरेगा को हम पूरा ज़मीनी स्तर तक ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ दिनेश सुंदरियाल, जिन्होंने बताया है बहुत ही सारे पहलू कश्मीर के बारे में भी, और साथ ही कांग्रेस की कमियों और खामियों के बारे में भी, और साथ ही इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जी के नक्शे कदम पे कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक हम मजदूरों को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। इसी के साथ बने रहिए राही न्यूज़ में। मिलवाते रहेंगे आपको इसी तरीके से खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।